नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और नव वर्ष की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नए वर्ष में नई शुरुआत कीजिए, कुछ नया डिटरमाइन कीजिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया तय कीजिए, ताकि ये पूरा साल आपके लिए कुछ ऐसा फ्रूटफुल हो, कुछ ऐसा इस साल में कर दिखाएं, ताकि अगले आने वाले साल में और उससे भी आगे आने वाले बाकी सालों में अच्छे से एंजॉय कर सके, धमाके के साथ एंजॉय कर सके। अगला वीडियो आया है 2025 का, ये पहला वीडियो आप देख रहे होंगे। 2024 तक के जितने भी वीडियोज हमने देखे हैं, जितना भी सहयोग आपका रहा है, उसके लिए आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि और आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। इस वीडियो में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, हम जानेंगे वोकेटिव केस। पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछला वीडियो में हम लोगों ने पिछले जितने भी वीडियोज हैं, ये चैप्टर 2 अपना चल रहा है, जिसका टॉपिक है नाउन। नाउन को हमने डिफाइन किया हर तरीके से कि 5 नाम क्यों पढ़ा, पांचों नामों का क्या महत्व है, कहाँ से वो 5 नाम आए हैं, 5 ही क्यों आए हैं, सारा कुछ हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि नाउन को पढ़ने से पहले केस जानना जरूरी होता है कि केस एक्चुअली होता क्या है। फिर हम लोगों ने पढ़ा केस क्या होता है। केस मतलब कारक, जो इंग्लिश में 4 होते हैं: नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव और वोकेटिव। तो नॉमिनेटिव जहां पे नाउन को सब्जेक्ट बना के रखा जाए, ऑब्जेक्टिव जहां नाउन को ऑब्जेक्ट बना कर रखा जाए, पोसेसिव जहां पे नाउन को इस तरह से रखा जाए कि दूसरे नाउन के साथ रिलेशनशिप, कनेक्शन, जुड़ाव, लगाव, संबंध दिखाने लगे, तो उसे पोसेसिव केस कहते हैं। और यह है वोकेटिव। अब इसे आराम से समझिएगा। जब भी कोई हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आप लिखोगे मोहन इज गोइंग टू पटना, यहां भी हमने मोहन लिखा ना, नाम लिखा, मोहन इज गोइंग टू पटना। यहां पे मोहन शब्द लिखा गया, नाउन लिखा गया। यहां पे मोहन सब्जेक्ट बना हुआ है, पटना जाना जो क्रिया है वहां पे मोहन सब्जेक्ट बना हुआ है। और अगर कहूं कि आई एम कॉलिंग मोहन, आई एम कॉलिंग मोहन, यहां पे वही मोहन नाम है, वो क्या बना हुआ है? ऑब्जेक्ट बना हुआ है। दोनों को ध्यान से सुनिएगा। मोहन इज गोइंग टू पटना, यहां भी मोहन है, और आई एम कॉलिंग मोहन, यहां भी मोहन है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक जगह उस वाक्य में मोहन सब्जेक्ट बना हुआ है जिसमें वो पटना जा रहा है, और दूसरा आई एम कॉलिंग, जो मोहन लिखा हुआ है सेंटेंस, आई एम कॉलिंग मोहन, इसमें मोहन नाउन को हमने ऑब्जेक्ट बना के रखा है। अब तीसरा वाक्य मैं आपको बोलता हूं, उसमें अगर कहा जाए मोहन एक गिलास पानी देना, मोहन ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां पे मोहन क्या है? ये जो मोहन नाम आपने यूज किया सेंटेंस में कि मोहन ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें क्या है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? यहां पे मोहन को ना तो सब्जेक्टिव फॉर्मेट में रखा गया है, ना तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रखा गया है। तो आपको लगेगा ये नाम हुआ किस लिए? कहिएगा भाइयों एवं बहनों कृपया शांति बनाए रखें। इसमें भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज टेक योर सीट्स, इसमें लेडीज और जेंटलमैन। कहेंगे ऑल माई लव्ड स्टूडेंट्स, मेरे सारे प्यारे विद्यार्थियों। यहां पे स्टूडेंट्स, भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, या मोहन ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सारे नाम जो यूज किए गए हैं वो ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, तो है क्या? तो यहां पे रोल आता है किसका? वोकेटिव केस का, कि नाम को, नाउन को हम संबोधन के लिए भी, वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक, हम संबोधन के लिए भी यूज करते हैं। हमेशा नाउन सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट ही सिर्फ बना हुआ रहे जरूरी नहीं है, संबोधन के लिए भी नाउन का यूज किया जाता है सेंटेंस में। तो संबोधन कारक यानी वोकेटिव केस किसे कहेंगे? कि जब किसी वाक्य में नामों का यूज उन्हें संबोधित करके कुछ कहने के लिए होता है। जैसे हमने लिखा जॉन विल यू प्लीज हेल्प मी, जॉन क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो जॉन के लिए तो तुम, ये जो यू है ये तो हमने लिख ही दिया, तो यू तो सब्जेक्ट बन गया, प्रोनाउन बन गया जॉन के लिए, और जॉन को हम डायरेक्टली बोल रहे हैं उसका नाम लेके। तो यहां जो ये जॉन शब्द लिखा गया, जो नाम लिखा गया है, ये जॉन को संबोधित करने के लिए, मान लीजिए जॉन आपके सामने खड़ा है,
अब ये भी डायरेक्टली कह सकते थे ना, विल यू प्लीज हेल्प मी, तो जॉन ही को आप कह रहे हो सामने फेस टू फेस, तो जॉन तो समझ जाता कि मुझे ही बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी आपने नाम लिया जॉन का कि जॉन विल यू प्लीज हेल्प मी, तो वहां पे जॉन को संबोधित करने के लिए नाम का अलग से आपने उच्चारण किया है। तो जब ऐसे नामों का उच्चारण किया जाता है जहां वो सिर्फ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वाले कंडीशन में नहीं होते हैं, उन्हें संबोधित करने के लिए यूज किया जाता है, तब कहा जाता है कि यहां पे नाउन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में नहीं है, यहां पे खाली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ नहीं है, इसका संबोधन के लिए नाम लिया गया। संबोधन के लिए नाम लिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि नाम लेके क्लियर किया गया है कि जो आगे बातें कही जा रही हो किसको कही जा रही है। तो इस बात के लिए, इस सेंटेंस के लिए, इस लाइन के लिए यहां पे जॉन, यहां पे है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो हो गया स्टूडेंट्स, क्या है सेंटेंस, डियर स्टूडेंट्स टुडे इज द फाउंडेशन डे ऑफ आवर स्कूल। आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं, आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के, चाहे फाउंडर हैं, आप कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों आज हमारे स्कूल का स्थापना दिवस है। तो जो प्यारे बच्चों आपने कहा वो डायरेक्टली आप कह सकते थे कि आज अपने स्कूल का स्थापना दिवस है, तो बच्चे समझ जाते कि हम ही लोग को बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी आपने बच्चों को संबोधित करके कहा कि मैं ये किसको कह रहा हूं, प्यारे मेरे बच्चों आपको कह रहा हूं कि आज हमारे स्कूल का फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस है। तो वहां पे बच्चों का ना बच्चों शब्द, स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन शब्द आपने यूज किया उन्हें संबोधित करने के लिए। आपके सामने पापा खड़े हैं और आप कहोगे कि पापा मुझे 10 रुपए चाहिए, आप डायरेक्ट पापा को कहते हैं कि मुझे 10 रुपए की जरूरत थी, पापा शब्द नहीं बोलते, डायरेक्ट बोल देते मुझे 10 रुपए की जरूरत है, तो भी सामने पिताजी हैं तो पिताजी को ही संबोधन हुआ वो, लेकिन आपने नाम लिया पापा मुझे 10 रुपए चाहिए, तो ये जो फादर शब्द आपने यूज किया है ये क्या है, ये संबोधन कारक है, ये पापा शब्द का आप उच्चारण जानबूझ के कर रहे हैं पापा को संबोधित करने के लिए, ठीक है ना। तो जहां पे नाउन का यूज सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पर्पस से नहीं, उन्हें संबोधित करने के लिए किया जा रहा हो, तो वो सारे नाउन का कहा जाता है कि यहां पे वोकेटिव केस यूज किया गया है, ठीक है ना। अब आप ध्यान रखिए कि केस आप पढ़ा क्यों रहे हैं, क्यों नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पोसेसिव वोकेटिव जानना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि मैंने एक नरेशन का एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में, तो वहां पे जब हम प्रोनाउन तय करने लगते हैं, जब प्रोनाउन आपने अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बता दूं कि प्रोनाउन क्या होता है। नाउन के जगह पे नाउन बार बार नहीं आए इसलिए हम कुछ शब्द का यूज करते हैं जिसको प्रोनाउन कहा जाता है, या संभवतः सब लोगों ने पढ़ा होगा कि नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए जिन शब्दों का, जिन पार्ट ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है वो होते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउन को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं कि जहां नाउन का यूज होना संभव नहीं हो, नाउन का यूज होना वाक्य में जिस जगह पे संभव नहीं हो कि यहां पे नाउन लिख ही नहीं सकते हैं, तो वहां पे नाउन के बदले में प्रोनाउन जाता है, ठीक है ना। तो जब हम प्रोनाउन तय करेंगे तो यह तय करना जरूरी हो जाता है ना कि कौन सा फॉर्म यूज करें, सब्जेक्ट का फॉर्म यूज करें कि ऑब्जेक्ट का फॉर्म यूज करें कि रिलेशनशिप दिखाने वाला फॉर्म यूज करें, कि वैसा नाम है जो खाली संबोधन के लिए, खाली उसको पुकारने के लिए लिखा गया है, यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ नहीं है, यह जानना जरूरी होगा, तभी आप अगला कैरेक्टर उसका प्रोनाउन के रूप में या उससे संबंधित आगे जो भी बात लिखिएगा वो तभी तय होगा जब आप जानिएगा कि ये क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कि रिलेशनशिप दिखाने का बात हो रहा है कि ऐसे ही खाली उसका नाम लिया जा रहा है उसको संबोधित करने के लिए, ठीक है। तो ये वोकेटिव के संबोधन कारक, यहां लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज टेक योर सीट्स, ये कोमा है, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज टेक योर सीट्स, यहां पे लेडीज एंड जेंटलमैन नाम लिया गया, किनको कहा जा रहा है, लेडीज को और जेंटलमैन को, स्टूडेंट्स को, जॉन को, पूजा को, पूजा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें पूजा को खाली नाम लेकर संबोधित किया गया कि पूजा नाम की जो लड़की है उन्हें कहा जा रहा है कि मुझे एक गिलास पानी दो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है
कि वोकेटिव केस किस लिए बना है ये आप समझ गए होंगे। खाली नाम आप जानबूझ के ले रहे हैं उसको संबोधित करने के लिए कि हाँ देखिए फलना को मैं ये बात कह रहा हूँ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बना हुआ रहता ही है, प्लस में नाम भी जानबूझ के उसमें उच्चारण के लिए कहा जाता है, ताकि सटीक आदमी और सही आदमी समझे कि ये बात किसको कहा जा रहा है ना। दर्शक आपके सामने बहुत सारे बैठे हुए, पुरस्कार वितरण समारोह चल रहा है, तो मान लीजिए 15 आदमी को पुरस्कार देना है, तो 15 आदमी भी सामने दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ है। अब उन 15 आदमी में कहिएगा मोहन प्लीज कम ऑन द स्टेज, तो उस 15 में से मोहन उठ के आएगा, फिर सोहन कहिएगा तो सोहन उठ के आएगा। नाम लीजिएगा संबोधन करने के लिए, तब ना वही खास व्यक्ति उठ के आएगा। तो ये नाम लेना जो होता है सेंटेंस में, जब नाम लिखते हैं हम, उस नाम का केस पूछेगा कि ये कौन सा कारक है, ये किस रूप में है, ये किस चीज को बता रहा है, तो वो बता रहा है नाउन के वोकेटिव केस वाले रूप को। ठीक है, अब हमने चारों को डिफाइन कर लिया, किसको किसको, नॉमिनेटिव को, ऑब्जेक्टिव को, पोसेसिव को और वोकेटिव को। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव पिछले वीडियो में हुआ था, इसमें वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस खाली आप जानिए पहचान के लिए, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और वोकेटिव, इन तीनों का खाली पहचान, जानकारी, नॉलेज के लिए कि हाँ कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। खाली पोसेसिव केस जो है वो जो दो तरीका से बनता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि एक एपस्ट्रॉफी एस का यूज होता है और दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। तो खाली पोसेसिव केस वाले में हमें और आगे डिटेल में पढ़ना होगा कि एपस्ट्रॉफी एस कहाँ कहाँ कैसे लगता है और ऑफ कहाँ कहाँ कैसे लगता है। बाकियों का खाली डेफिनेशन और एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाना काफी है। अब ऑब्जेक्टिव केस हमने जो पढ़ा था पिछले वीडियो में, हमने बताया था कि अगले वीडियो में बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव केस दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक का नाम है एक्यूजेटिव, ACCUSATIV, एक्यूजेटिव केस। इन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है डेटिव केस। ग्रामेटिकल शब्द है ये, नाम को लेके उतना फंसना नहीं है। एक्यूजेटिव और डेटिव नहीं याद हो रहा है तो आप डायरेक्टली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, दो नेचर के होते हैं। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस में दो ही गो ऑब्जेक्ट होगा, गिनती में दो गो नहीं, दो प्रकार का। कौन कौन सा? तो एक प्रकार का होगा जो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते किसको है? तो जब भी किसी क्रिया की, किसी एक्शन की, किसी काम की बात हो रही होती है तो उस क्रिया में, उस एक्शन में, उस काम में जिस ऑब्जेक्ट का यूज पहले होता है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को लेके, जिस ऑब्जेक्ट के साथ क्रिया शुरू होती है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद, जिस ऑब्जेक्ट में सटने के बाद क्रिया खत्म हो गई, जहां पे जाने के बाद काम समाप्त हो गया, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब समझिए उदाहरण से, जैसे लिखा हुआ है मोहन ने मुझे एक किताब दिया, तो जैसे ये कलम मैं आपको दे रहा हूं, तो काम की शुरुआत कलम से हुई। जब आपके पास कलम पहुंचा, आपके हाथों में गया, तो देने वाली क्रिया, जो देना क्रिया, टू गिव जो क्रिया है, वो तो आपके पास जाते ही खत्म हो गई, देने वाला काम खत्म हो गया। शुरू किससे हुआ? कलम से। खत्म किस पे हुआ? जाके आप पे। तो कलम हुआ डायरेक्ट, आप हुए इनडायरेक्ट। जैसे कहिएगा कि बच्चों के पास मैंने बॉल फेंक के दिया, उधर से बच्चा ने शॉट मारा, बॉल आपके पास आ गया, बच्चा बोला अंकल अंकल बॉल फेंकिएगा, तो बॉल को आपने बच्चों के पास फेंका। काम कहां से शुरू हुई? बॉल से। और कौन रिसीव कर रहा है बॉल को? बच्चे। तो दोनों इन्वॉल्व हुए उस एक्शन में, जो आपने बॉल दिया उस एक्शन में दोनों इन्वॉल्व हुए, लेकिन पहले कौन इन्वॉल्व हुआ? बॉल। लास्ट में कौन इन्वॉल्व हुए? बच्चे। जहां जाने के बाद देने वाली, फेंकने वाली, फेंक करके उनको बॉल देने वाली क्रिया खत्म हो गई। तो बॉल हुआ डायरेक्ट और बच्चे हो गए इनडायरेक्ट। डाकिया ने आपको चिट्ठी दिया, उसमें चिट्ठी हुआ डायरेक्ट और आप हुए इनडायरेक्ट। जहां से शुरू हो वो डायरेक्ट और जहां पे जाके खत्म हो जाए वो इनडायरेक्ट। ठीक है ना? अब रहेगा मैंने अपने दोस्त को कुछ फल, थोड़े से रुपये और कुछ कपड़े दिए। तब यहाँ पे 3 गो डायरेक्ट हो गया, कुछ फल, कुछ कपड़े और थोड़े से रुपये, ये तीनों डायरेक्ट हुआ और आपका दोस्त इनडायरेक्ट हो गया। समझ रहे बात को? तो जो डायरेक्ट होता है वो होता है एक्यूजेटिव और जो इनडायरेक्ट होता है वो होता है डेटिव। कभी भी ऐसा मत देखिएगा और सोचिएगा कि मैंने मोहन को किताब दिया, तो किताब तो वस्तु है तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट, अब मोहन हो जाएगा आदमी है तो डायरेक्ट, अब मेरा दोस्त है तो हो जाएगा डायरेक्ट। ऐसे नहीं चलते, भावनाओं पर काम नहीं करना है।
जिससे एक्शन शुरुआत हुआ, जो एक्शन में पहले इन्वॉल्व हुआ, डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ, जो एक्शन में सटा, जिससे क्रिया शुरू हुई, जिसको लेके जिसके साथ क्रिया शुरू हुई वो होगा डायरेक्ट, और जहां पे जाके खत्म हुआ वो होगा इनडायरेक्ट। क्लियर है? एक्यूजेटिव और डेटिव सारा एग्जांपल लिखा हुआ है, आप बढ़िया से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चाहे पॉज करके नोट्स बनाइए। अब अगला क्या है, जब हमने चारों तरह का केस के बारे में जान लिया, चारों कारक जान लिए, हिंदी में 4 से ज्यादा होते हैं, ये इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है, तो हिंदी ग्रामर अगर कभी दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो हिंदी ग्रामर की बात चल रही है, तो उसको भूल जाइएगा। हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, हिंदी के रूल रेगुलेशंस अलग हैं, इसके अलग हैं। तो चारों केस को हमने डिफाइन कर लिया, फिर ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं वो भी हमने डिफाइन कर लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली स्लाइड में अभी कि पोसेसिव केस जो 2 तरह से बनता है, एक एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके और दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करके। तो एपोस्ट्रोफी एस कहां कब कैसे लगता है और प्रीपोजिशन कहां कब कैसे लगता है। तो अगला स्लाइड आ रहा है आपके पास एपोस्ट्रोफी एस का यूज का। क्लियर है? तो आइए फिर हम लोग देखते हैं इस नए सेक्शन में कि हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहां कहां करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस होता क्या है ये जान लीजिए। तो ये जो आपको कोमा जैसा चिन्ह लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। पिछले वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मोबाइल का कीपैड देखते हैं ना, उसमें होता है ना स्टार होता है, हैश होता है, तो ठीक इसी तरह से ये जो कोमा जैसा निशान दिख रहा है इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, है ना। स्टार जो लिखते हैं ना कंप्यूटर की भाषा में, उसे भी एस्ट्रिक्स साइन कहा जाता है, स्टार तो हम लोग बोल देते हैं उसको। तो इस कोमा जैसे निशान को हम लोग बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, और इसके साथ ABCD वाला जो एक अक्षर होता है एस, वो एस लगा हुआ रहता है, तो पूरा नाम इसका हो जाता है एपोस्ट्रोफी एस, माने वैसा एस जो एपोस्ट्रोफी साइन के साथ चल रहा हो, एपोस्ट्रोफी चिन्ह के साथ जो एस लिखा हुआ है अक्षर लेटर, तो दोनों को मिला करके हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। तो एपोस्ट्रोफी एस के बारे में कहा गया है ग्रामर में कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज आम तौर पे हम एनिमेट नाउन्स के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? एनिमेट नाउन्स के साथ। अब एनिमेट नाउन्स क्या होता है? तो एनिमेशन माने होता है मूवमेंट, मोशन, एक्टिविटी। तो जिन नाउन्स में एक्टिविटी होती है खुद के दम पर, मतलब डायरेक्टली कहें तो जो भी नाउन, वैसे कोई भी नाउन जो अपने बल पे अपने दम पे चल फिर सकते हैं। अब इसमें आप जो है ट्रेन को, बस को, प्लेन को मत ले आइएगा, वो अपने दम पे नहीं चलते हैं। तो इन सब कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या कहा गया है कि जितने भी सारे सजीव हैं, जितने भी सजीव हैं, लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, खाली पेड़ पौधा को छोड़ दीजिए, क्योंकि बायोलॉजिकली माने बायोलॉजी के हिसाब से, जीव विज्ञान के हिसाब से पेड़ पौधे सजीव होते हैं, लेकिन यहां ग्रामर में चूंकि वो मूवमेंट मांग रहा है, चलना फिरना मांग रहा है, फिजिकल मूवमेंट, शारीरिक गतिविधि होना चाहिए। तो पेड़ पौधे सजीव तो हैं बायोलॉजी के हिसाब से, लेकिन उनमें गतिविधि नहीं होती है, उनमें मूवमेंट नहीं होती है, इसलिए पेड़ पौधों को अगर छोड़ दे तो बाकी जितने भी सजीव हैं उनको एनिमेट नाउन्स कहा जाता है। ग्रामर की भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज की भाषा में उन्हें एनिमेट नाउन्स कहा जाता है। तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज किसके साथ होता है? एनिमेट नाउन्स के साथ। जैसे राम की गाड़ी को हम राम्स कार लिखते हैं, या मेरे पिताजी का व्यवसाय लिखना होगा तो कहेंगे माई फादर्स बिजनेस। देखिए ये होता है एपोस्ट्रोफी और साथ में लग गया एस। क्लियर है ना? तो ये राम में एपोस्ट्रोफी एस लगा तो कार के साथ संबंध बन गया, राम्स कार। किसकी गाड़ी? राम की गाड़ी। और यहां अगर हम एपोस्ट्रोफी एस को मिटा दें तो क्या हो जाएगा? राम कार। ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध दिखाना है तो जिसका, जिससे संबंध दिखाना है तो जिसका संबंध है उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। क्लियर? ये डाउट भी नहीं रहेगा मन में कि राम और कार का संबंध दिखाना था तो कार में काहे नहीं एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए। तो एपोस्ट्रोफी एस लगता किसमें? ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों के ऊपर, टोन के ऊपर। जिसका, जिससे, तो जिसका रहेगा उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, जिससे रहेगा उसमें नहीं लगेगा। तो राम में एपोस्ट्रोफी एस लग गया। मेरे पिताजी का बिजनेस, माय फादर्स बिजनेस, दैट एलिफेंट्स ट्रंक,
उस हाथी का सूंड, कोई भी हाथी आपके सामने कहिएगा देखो ना उस हाथी का सूंड कितना लंबा है या कितना भयानक है, तो दैट एलिफेंट्स ट्रंक, एलिफेंट भी सजीव में आता है, मूवमेंट कर सकता है, चल फिर सकता है, मतलब जानवर, पक्षी, आदमी जो भी होंगे वो सब कहलाते हैं एनिमेट नाउन्स, और एनिमेट नाउन्स में ही हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। दैट काउज मिल्क, दिस काउज मिल्क, इस गाय का दूध, तो काउ में एपोस्ट्रोफी एस लग गया। अब क्या है, ये तो कॉमन रूल हो गया, ये तो जनरल रूल हो गया एपोस्ट्रोफी एस लगाने का कि एपोस्ट्रोफी एस लगेगा जी किसके साथ, तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा एनिमेट नाउन्स के साथ। एनिमेट नाउन्स कहते किसे हैं, तो सारे सजीवों को, खाली पेड़ पौधों को आप छोड़ दीजिए तो उनको एनिमेट नाउन्स कहते हैं, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगता है। दो नाउन्स के बीच में जब रिश्ता बताना होता है तो किसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, पहला दूसरा का बात नहीं है, किसमें लगेगा, दूसरा में क्यों नहीं लगा, तो जिसका, जिससे, जिसका, जिससे, तो जिसका रिश्ता होता है उसमें एपोस्ट्रोफी लगता है, जिससे रिश्ता होता है उससे नहीं होता है, ठीक है ना। कार का राम होता, जो कि होता नहीं है, बोलचाल के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर होता कार का राम तो कार्स राम हो जाता, लेकिन कार चूंकि इनएनिमेट है, कार का राम हो ही नहीं सकता, ये बाकी ही गलत हो जाएगा, तो हम राम का कार बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो एपोस्ट्रोफी एस का यूज आपको बताया गया है कि एनिमेट नाउन्स के साथ होता है, उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं कि कब कब कहां कहां कैसे एपोस्ट्रोफी एस में एपोस्ट्रोफी एस का यूज में बदलाव होता है, यह ध्यान रखना पड़ता है। किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह भी इसमें देखना पड़ता है। तो पहला कंडीशन क्या है कि ठीक है एनिमेट नाउन्स तो होगा, लेकिन अगर उसके उच्चारण में हिसिंग साउंड आ रहा है, हिसिंग साउंड किसको कहते हैं, तो हम हिंदी में 3 शो को जानते हैं, तालव्य शो, मूर्धन्य शो और दंत शो। तो हिसिंग साउंड उस आवाज को कहते हैं जिसके लास्ट में यह श का उच्चारण थोड़ा लंबा जाता हो। तो अगर हिसिंग साउंड पैदा हो रहा है उसके उच्चारण में, देखिए लास्ट में एस रहेगा, शब्द के लास्ट में एस रहेगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे लिखा हुआ रहेगा कंसाइंस, CONSCINC, कंसाइंस भी एक वर्ड होता है, अंतर्मन, मन जिसको कहते हैं, तो इसमें सी है, लेकिन इसमें भी खाली एपोस्ट्रोफी लगता है, इसमें एस लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे बात को। तो उदाहरण में भले आपको दिख रहा होगा यहां कि लास्ट में एस लगा हुआ है तो हिसिंग साउंड शो पैदा हो रहा है, लेकिन नहीं, खाली एस लास्ट में रहेगा उसी में हिसिंग साउंड पैदा होगा, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट जब वीडियो आएगा हमारा तो उसमें हम वैसा भी उदाहरण आपको बताएंगे, अभी ये उदाहरण थोड़ा और चलेगा तो उसमें वैसा भी उदाहरण आपको बताएंगे जिसमें नहीं रहता है एस, फिर भी हिसिंग साउंड पैदा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, कंसाइंस का CE है लास्ट में, लेकिन फिर भी कंसाइंस सो होता है ना लंबा, तो वैसा कोई भी शब्द जिसका उच्चारण में हिसिंग साउंड पैदा हो, मतलब श अक्षर का उच्चारण लास्ट में लंबा हो रहा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी खाली रखते हैं और इसके साथ जो एस अक्षर लिखा हुआ है इसको नहीं रखते हैं। अगर ऐसे आप लिख दिए तो गलत हो जाएगा, वो एरर आया एग्जाम में कहीं भी, और पाइथागोरस थ्योरम्स को पाइथागोरस में एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा के लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। करना क्या चाहिए, खाली एपोस्ट्रोफी का यूज कीजिए और ये जो एस है उसका यूज नहीं कीजिए, मतलब पाइथागोरस थ्योरम्स इस तरह से नहीं लिख के आप इस तरह से लिखिए, पाइथागोरस लिखिए और लास्ट में जो एस है एस के माथे पे एपोस्ट्रोफी एस लगाइए, वो हमेशा ऊपर ही लगता है, एपोस्ट्रोफी लगाइए और एस को छोड़ दीजिए। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह भी कंफ्यूजन हो जाती है, मैंने देखा है कि अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि एपोस्ट्रोफी बाद में और एस का यूज लगता है पहले भी, कभी कभी होता है। अच्छा सर, राम में जो है एपोस्ट्रोफी आगे रखे और एस को बाद में रखे, अब पाइथागोरस लिखे हैं तो एस को पहले लिख दिया, एपोस्ट्रोफी को बाद में रखे। नहीं बच्चा, भूलना नहीं है, मिस्टेक नहीं करना है। क्या है ये एस जो है ये पाइथागोरस का खुद का एस है, वो पाइथागोरस जब हम बिना एपोस्ट्रोफी का भी लिखेंगे, खाली नाम पाइथागोरस लिखेंगे तो एस रहेगा ही रहेगा, एपोस्ट्रोफी वाला एस वहां गायब है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एस आ गया आगे और एपोस्ट्रोफी का यूज होगा बाद में, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा एस लेटर जब भी आएगा तो एपोस्ट्रोफी के बाद आएगा, जहां नहीं आया है वहां समझिए एस को गायब किया हुआ है।
ठीक है ना। ये पकड़ना, ये पहचानना आपका नॉलेज को दिखाता है कि आप पकड़ पाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हिसिंग साउंड अगर आ रहा हो, बहुत सारे कंडीशंस आएंगे, 5-6 कंडीशंस कि कहां पे कैसे कैसे एपोस्ट्रोफी एस गायब करें, कहां पे लगा दें, कहां पे लगेगा तो क्या क्या अलग अलग अर्थ निकल जाएगा, है ना। एक पत्नी के 2 पति, एक पति के 2 पत्नी, वो सब आएगा अगले वीडियो में। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे लिखा हुआ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़े हैं ना, तो आर्किमिडीज में भी एस आता है लास्ट में, ठीक है ना। तो ये यहां पे एस, हाँ अब जाके सही हुआ, एस लिखना भूल गया था मैं, सॉरी उसके लिए। आर्किमिडीज में खुद ही उसका स्पेलिंग में एस लास्ट में लगा हुआ है। अब फिर हम एपोस्ट्रोफी के साथ अगर एक एस लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्या करना होगा, आर्किमिडीज वाला एस रहेगा और खाली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी के बाद जो एस यूज करते हैं वो नहीं लगाएंगे। क्लियर है। इसी तरह से किट्स पोएम्स, किट्स किसी व्यक्ति का नाम है, वो कवि थे, तो उनकी कविताएं, तो किट्स का नाम में भी एस खुद लास्ट में आता है। अब उसमें एपोस्ट्रोफी के साथ फिर से एस लगाएंगे, गलत हो जाएगा। तो क्या लिखना है, किट्स, KEATS, किट्स लिख दिए और फिर खाली एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाए और पोएम्स लिख दिए। तो इस तरह से हिसिंग साउंड पैदा होने वाले जो शब्द होते हैं उनमें हम एपोस्ट्रोफी साइन का खाली यूज करते हैं, एस लेटर को हटा के चलते हैं। क्लियर है। अब अगले वीडियो में, आज इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, अगले वीडियो में एपोस्ट्रोफी एस को और आगे कंटिन्यू करेंगे कि कहां कहां पे हमें इनका यूज किस तरह से होता है। एक और बात जान लीजिए, सिर्फ एनिमेट नहीं, कुछ कुछ इन एनिमेट में भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, तो वो अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो एपोस्ट्रोफी एस और प्रीपोजिशन ऑफ दोनों का यूज कंक्लूड होगा, और तब हम आगे बढ़ेंगे उसमें जिसमें यूज होता है कि ये नाउन हमेशा सिंगुलर है, ये नाउन हमेशा प्लूरल है। क्लियर है ना। तब तक के लिए प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपके मन में कुछ भी सुझाव आ रहा हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, इन बातों को लिखिए, इन बातों को भी बताइए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उस पर अमल करूँगा और पूरी क्षमता के हिसाब से कोशिश करूँगा कि जो आप चाहते हैं वो पूरा हो। ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।